नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को होने वाला है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हर एक दिन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पहरा पंचायत शासन व्यवस्था। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था, इससे आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि कुल 2 नंबर का इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो उम्मीद मानिए आपका वह एक प्रश्न नहीं छूटेगा, आप वह एक प्रश्न सही बना के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था। पहले जानिए पहरा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजातीय की शासन व्यवस्था है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। आपको पता होना चाहिए कि पहरा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं उरांव जनजाति की से रिलेटेड। आपको बता दें कि उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो आपसे पूछा जाए कि पहली कौन है, तो पहली है संथाल, सेकेंड नंबर में उरांव, थर्ड नंबर में है मुंडा और फोर्थ नंबर में है हो। तो ये आपको याद रखना है। और तो यहाँ पे दिया गया है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। आपको बता दें ये भाषा और प्रजाति दृष्टि से द्रविड़ जाति से संबंधित है। द्रविड़ जाति से संबंधित है उरांव जनजाति, भाषा और प्रजाति दृष्टि से। ऐसा माना जाता है कि झारखंड में इनका प्रवेश 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ इनका झारखंड में प्रवेश हुआ था। तो चलिए अब इनके शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। जब इनका झारखंड में प्रवेश हुआ, प्रथम जंगल साफ करके खेत बनाने वाले भूइंहर कहलाए। प्रथम जो आए और जंगलों को साफ करके उसे खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया, खेती योग्य भूमि बनाया, वही उरांव भूइंहर कहलाए। और बाद में आने वाले उरांव जेठ रैयत या रैयत कहलाए। तो ये याद रहेगा, जो सब प्रारंभिक में आए उरांव वे भूइंहर कहलाए। उनके द्वारा बसाया गया खेत भूइंहर खेत और उनके द्वारा बसाया गया गांव भूइंहर गांव कहलाया। और बाद में आने वाले जेठ रैयत और रैयत कहलाए। आपको बता दें कि भूइंहर का अर्थ होता है भूमि का स्वामी। भूइंहर का क्या अर्थ होता है? भूमि का स्वामी। अब आगे बात करते हैं कि इनके शासन व्यवस्था की। तो शासन व्यवस्था को समझने से पहले आपको बता दें कि जब ये झारखंड में प्रवेश किए थे, जब ये झारखंड में प्रवेश किए, यहाँ के जंगलों को साफ करके उसे खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया, धीरे धीरे इनकी समुदाय बनी और एक प्रशासन की ज़रूरत बनी। तो स्टार्टिंग में शुरुआत में गांव का प्रमुख एक ही हुआ करता था, पाहन, जो कि धार्मिक और प्रशासनिक दोनों की देखरेख करता था। उसका सहायक होता था बैगा। उसका पाहन का सहायता हेतु होता था बैगा। तो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख में बैगा की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि महतो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो बैगा था। ये प्रश्न जेपीएससी के 2016 में पूछ चुका है कि महतो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो बैगा था। तो ये जान लीजिए आप कि स्टार्टिंग में केवल पाहन हुआ करता था, उसका सहायता है तो बैगा हुआ करता था, और वही उरांव गांव के सभी प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों की देखरेख करते थे। मगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, फिर बाद में एक प्रशासनिक कार्य हेतु महतो का पद बना। तो आप जानेंगे कि बाद में कि महतो का पद देखिए उरांव गांव का प्रमुख होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जब पाहन का डिस्कस कर रहे हैं तो पाहन जो स्टार्टिंग में क्या था, ये धार्मिक और प्रशासनिक प्रमुख दोनों हुआ करता था, पर बाद में प्रशासनिक प्रमुख महतो हो गया। यह पाहन
का खूट पाहन खूट का होता है, इसका कुल पाहन खूट का होता है। यह पद शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। जो यह पद है पाहन का पद, यह किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। मिलने वाली भूमि, पाहन को जो भूमि मिलती है लगान मुक्त भूमि, उसे पहनई भूमि कहा जाता है। जो पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे पहनई भूमि कहा जाता है। अब इसके सहायक के बारे में जानते हैं। बैगा पाहन का सहयोगी होता है। अभी हमने डिस्कस किया महातो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था, तो बैगा था। इसका मुख्य कार्य क्या था? ग्रामीण देवता की पूजा कर शांत करना। इसका मुख्य कार्य, बैगा का मुख्य कार्य है ग्रामीण देवताओं की पूजा कर शांत करना। इसे वैद्य भी कहा जाता है, बैगा को वैद्य भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पाहन, इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं। पाहन खूट का होता है, या पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। पाहन को मिलने वाली लगान मुक्त भूमि पहनई भूमि कहलाती है। पाहन का सहायक बैगा होता है। यह बैगा का मुख्य कार्य ग्रामीण देवताओं की पूजा कर और उसे शांत करना होता है। बैगा को वैद्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने बताया, फिर देखिए प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार हुआ और क्या हुआ, पाहन केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित रहा और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए महतो का पद आया, महतो की नियुक्ति हुई। तो महतो उरांव गांव का प्रमुख होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो उरांव गांव में यह कहावत है, ये आपको ध्यान में रखना है कि उरांव गांव में एक कहावत है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे कहावत लिखा गया है। उरांव गांव में कहावत है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। तो आपसे यह कहावत लिखा रहेगा और पूछेगा यह किस जनजाति में यह कहावत प्रचलित है। तो आपको याद रखना है यह कहावत उरांव जनजाति में प्रचलित है। पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। तो चलिए अब सिस्टमेटिक वे से इसके ग्रामीण प्रशासन को और उसके बाद अंतर ग्रामीण प्रशासन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा। आप इमेज को ध्यान से देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ये चैप्टर में दोबारा कहीं दिक्कत नहीं आएगा और कितना से कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जाए आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए ग्राम स्तर का शासन, उरांव का ग्राम स्तर का शासन देख लेते हैं। हमने दो विभाग में बांटा, एक प्रशासनिक प्रमुख और एक धार्मिक प्रमुख। तो आपको बताया गया कि धार्मिक प्रमुख कौन होता है, तो पाहन होता है, और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है उरांव गांव का, तो महतो होता है। तो प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है उरांव गांव का, महतो होता है। धार्मिक प्रमुख कौन हो गया, पाहन हो गया। महतो का एक सहायक होता है, महतो का एक सहायक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। महतो का सहायक मांझी होता है। ये सब पद तो आपको पूछे जा सकते हैं, अधिकारी पूछे जा सकते हैं। महतो का सहायक मांझी होता है। मांझी का कार्य होता है महतो के आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का। जो महतो आदेश देता है उसको लोगों तक पहुंचाने का, मतलब यह संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। मांझी संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। महतो को लगान मुक्त भूमि दी जाती है, उसे महतोई भूमि कहा जाता है। महतो को लगान मुक्त भूमि मिलती है, उसे महतोई भूमि कहा जाता है। तो आप देखते होंगे जितने जनजातियों की शासन व्यवस्था आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि सभी को लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। तो आपको बता दें कॉन्सेप्ट के लिए कि जनजातियों में देखिए ये सब पद के लिए कोई सैलरी का प्रावधान नहीं था, कोई सैलरी नहीं दिया जाता था, बल्कि उसके बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि प्रशासनिक प्रमुख कौन है, महतो, उसका सहायक कौन है, मांझी, जो कि एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। महतो को जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है वह महतोई भूमि कहलाती है। अब धार्मिक प्रमुख की बात करते हैं। धार्मिक प्रमुख कौन है, पाहन है। धार्मिक प्रमुख कौन है, पाहन है। पाहन का सहायक कौन है, बैगा है। हमने यह डिस्कस किया हुआ है, पाहन का सहायक बैगा है।
पाहन को भी लगान मुक्त भूमि दी जाती है। हमने एक लगान मुक्त भूमि को पहले डिस्कस किया हुआ, एक पहनई भूमि और एक पनभरा भूमि। तो यहाँ तक आपको ग्रामीण स्तर के शासन व्यवस्था को समझने में अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हमने 2 विभाग में बांट करके इसको काफ़ी इजी वे में आपको समझाया है। आप अगर इसको 2 बार सुन लेते हैं तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अंतर्ग्रामीण पंचायत की ओर रुख करते हैं अपना। तो जैसा हमने ग्रामीण पंचायत ग्रामीण स्तर के शासन व्यवस्था को काफ़ी इजी वे में समझा, उसी तरह हम पहरा स्तर के शासन व्यवस्था को काफ़ी इजी वे में समझेंगे। बस आप ध्यान दीजिए और आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली है। पहरा स्तर पर शासन व्यवस्था को देख रहे हैं, पहरा स्तर पर शासन व्यवस्था को देख रहे हैं। पहले समझिए पहरा का गठन कैसे होता है। जैसे देखिए अंतर्ग्रामीण पंचायत या अंतर्ग्राम में पंचायत जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अंतर्ग्रामीण बोलने का मतलब है कि ऐसा पंचायत जिसका गठन कई ग्राम पंचायत को मिलाकर किया गया, कई गांवों को मिलाकर किया गया, वैसा पंचायत को हम अंतर्ग्रामीण पंचायत कहते हैं। तो उरांव गांव का अंतर्ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है, पहरा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उरांव गांव के अंतर्ग्रामीण पंचायत को पहरा कहा जाता है। पहरा का गठन 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है। ये नंबर आपको ध्यान में रखना होगा। पहरा का गठन जो उरांव गांव के पहरा का गठन होता है, या तो ये 5 गांव का होगा या 7 गांव का होगा या 11 गांव का होगा या 21 गांव का होगा या 22 गांव। इतना ही गांव को मिलाकर, इतना ही में किसी एक नंबर से कोई गांव को मिला करके, जैसे 5 गांव का मिला करके पहरा का निर्माण हो सकता है, 7 गांव के मिला करके पहरा का निर्माण हो सकता है। इसी तरह तो 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिला करके पहरा का निर्माण किया जाता है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना, जो पहरा गांव का पहला गांव होता है, जैसे अगर मान लेते हैं 5 गांव का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो 5 गांव में जो एक गांव होगा उसको राजा गांव कहा जाएगा, दूसरे गांव को दीवान गांव कहा जाएगा, तीसरे गांव को पेनरे गांव कहा जाएगा, चौथे गांव को कोतवार गांव कहा जाएगा, और शेष गांव बचा 5 गांव रहेगा तो एक ही गांव शेष बचेगा तो उसको प्रजा गांव कहा जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पहले गांव को राजा गांव, दूसरे गांव को दीवान गांव, तीसरे गांव को पेनरे गांव, चौथे गांव को कोतवार गांव और शेष गांव को प्रजा गांव कहा जाएगा। पहरा का प्रमुख पहरा स्तर देख रहे हैं आप। पहरा स्तर का प्रमुख कौन होता है, तो पहरा राजा होता है। काफ़ी सिंपल है। पहरा स्तर का प्रमुख पहरा राजा होता है। हमने पहरा स्तर के गठन को देख लिया, अब पहरा स्तर के प्रमुख को जान लिया। उसके बाद बता देते हैं पहरा जो इनका पहरा स्तर का होता है यह 3 स्तरों में विभक्त होता है। पहरा स्तर का जो पंचायत होता है ये 3 स्तरों में विभक्त होता है, निम्न, मध्य तथा उच्च। ये भी पूछा जा सकता है तो इसको भी ध्यान में रखना है। पंचायत की बैठक में महिलाएं भाग लेती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करने वाला हुआ है। जैसे कि आप मैक्सिमम जनजातियों में देखेंगे कि पंचायत की बैठक में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, महिलाओं को उच्च पद नहीं दिया जाता है। पर यहाँ पे उरांव जनजाति में ऐसा नहीं है। पंचायत की बैठक में महिलाएं भाग लेती थी, पंचायत की बैठक में महिलाएं भाग लेती है। तो उरांव गांव के पंचायत में महिलाएं भाग लेती है। जैसे कि हमने मुंडा पंचायत को देखा है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी तरह से इजी वे में आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो मुंडा शासन व्यवस्था का वीडियो आप देखिए। मुंडा पंचायत में हमने बताया था कि महिलाएं शामिल नहीं होती है, मुंडा पंचायत के में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये अंतर देख लिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। ये तो हमने ग्रामीण स्तर और पहरा स्तर को समझ लिया शासन व्यवस्था। लगभग शासन व्यवस्था में इतना है जिसको आपने समझ लिया। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। डायन का मामला सही पाए जाने पर उसका गांव से निष्कासन कर दिया जाता है। जो अगर उरांव पंचायत में अगर डायन का मामला सही पाया जाता है तो उसे गांव से निष्कासन कर दिया जाता है। जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय पहरा लेता है। अगर किसी को जाति से बहिष्कार करना होगा, कुछ ऐसा उसका सजा मिलता है कि उसे जाति से बहिष्कार करना, तो इस पर निर्णय अंतिम निर्णय पहरा का होता है।
और पुनः प्रवेश की अनुमति भी देता है। पहरा ही पुनः प्रवेश की अनुमति भी देता है। विशेष परिस्थिति में ये ध्यान रखिएगा, विशेष परिस्थिति में क्या होता है, कोई गांव एक पहरा को छोड़कर दूसरे पहरा में शामिल हो सकता है। कभी कभी होता है कि कोई गांव अगर चाहे कि वो अपना पहरा में ना रहकर दूसरे पहरा में शामिल हो जाए तो वो ऐसा कर सकता है, वो अपने पहरा को छोड़ करके दूसरे पहरा में शामिल हो जाता है। किंतु पुराने पहरा के साथ संबंध विच्छेद नहीं होते हैं, पुराने पहरा के साथ संबंध विच्छेद उसका नहीं होता है। इसे दूध भैया गांव कहा जाता है। जो पुराना पहरा है उसके लिए वह दूध भैया गांव कहलाता है। ऐसे दूध भैया गांवों के समावेश से पहरा से भी बड़ा संगठन या संघ बन जाता है, जिसे अंतर पहरा कहते हैं। पहरा से भी बड़ा संगठन, जैसे कि पुराना पहरा है उसके लिए वह दूध भैया गांव हो गया, अगर उसी तरह दूध भैया गांव और पहरा को मिलाया जाए तो पहरा से भी बड़ा संगठन का निर्माण हो जाता है, जिसे अंतर पहरा कहते हैं। ठीक है, तो अंतर पहरा आप समझ गए। एक नेक्स्ट है और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है पहरा दीवान। तो पहरा दीवान समझिए, पहरा पंचायत में यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी है। यह पहरा पंचायत में एक प्रमुख न्यायिक अधिकारी की तरह होता है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। यह सभी पहरा राजाओं से ऊपर होता है तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। यह एक प्रकार से उरांव जनजाति में सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है पहरा दीवान। ये सभी पहरा राजाओं से ऊपर होता है, ये याद रखना, सभी पहरा राजाओं से भी ऊपर होता है और ये सभी पहरा राजाओं के बीच भी समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। तो ये था उरांव जनजाति यानी कि पहरा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने काफ़ी डिटेल से समझा होगा। इससे रिलेटेड प्रश्न का वीडियो भी हमारे चैनल में उपलब्ध हो जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके 19 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।